हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की आपको क्लासेस मिलती हैं हिंदी मीडियम में। अगर आप लोगों को ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम लोग कक्षा 11वीं की बुक भारत का भौतिक पर्यावरण इस बुक को पढ़ रहे थे। इस बुक को पढ़ने के क्रम में मैंने आप लोगों को संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान, जो इस बुक का सेकंड चैप्टर है, वो कंप्लीट बहुत अच्छे से करा दिया था। अब इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो एनसीईआरटी में आप लोगों को क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो चीजें हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ी हैं, वो चीजें आज हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ये हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। तरीका हम लोगों का वही होगा कि इसमें कुछ किसी तरीके के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वीडियो को पॉज करना है और गेस करना है कि उनका आंसर क्या होगा। यदि आप लोग गेस कर पा रहे हैं तो समझ जाइए कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन आप लोगों को अगर उन क्वेश्चंस के आंसर जो है नहीं पता है तो समझ जाइए कि तैयारियों में कहीं ना कहीं दिक्कत है, गड़बड़ी कहीं ना कहीं है, और आप लोगों को और भी ज्यादा कड़क मेहनत करने की जरूरत है, और भी ज्यादा रिवीजन की आप लोगों को जरूरत पड़ने वाली है। तो धीरे धीरे करके हम लोग यहां पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके आंसर, पहली स्लाइड में मैं आप लोगों को आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन यहां पर लिखा रहेगा, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। यहां पर अंडमान निकोबार क्षेत्र को कौन कौन सा क्षेत्र अलग करता है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। जब हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था तभी मैंने आप लोगों को कुछ चैनल्स आप लोगों को बताए थे। चैनल्स मतलब यहां पर अक्षांशीय रेखाएं हैं जो दो जगह को अलग करती हैं। तो यहां पर कौन सी अक्षांश रेखा, चैनल का मतलब यहां पर अक्षांश रेखा ही है, तो कौन सी अक्षांश रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, हम लोगों को बताना है। क्या वो 11 डिग्री चैनल है, क्या वो 10 डिग्री चैनल है, क्या वो मन्नार की खाड़ी है, और क्या वो अंडमान सागर है। तो हम लोगों को पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल है वो अलग करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद हम लोग को यह देखना है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत में दो पर्वत श्रृंखलाएं हम लोगों को देखने को मिलती है, एक पश्चिमी घाट और एक आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर मिलते हैं उस जगह को बोला जाता है नीलगिरी। क्या बोला जाता है? नीलगिरी। एक नॉट या गठान जैसी हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है नीलगिरी। इस नीलगिरी पर्वतमाला का एक चोटी है जिसका नाम है, नीलगिरी पर्वतमाला की एक चोटी जिसका नाम है डोडा बेटा चोटी, और डोडा बेटा जो चोटी है वो नीलगिरी पर्वतमाला में ही स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आप लोगों को कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देना है 30 शब्दों में। जैसे यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वो कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा और क्यों। अरे कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत बना दिया। लक्षद्वीप कहां पड़ता है ये तो पता है ना, लक्षद्वीप पड़ता है अरब सागर में। यहां पर बहुत सारे द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में। और ये जो तटीय मैदान है, ये तटीय मैदान है पश्चिमी तटीय मैदान, और ये जो तटीय मैदान है ये तटीय मैदान है पूर्वी तटीय मैदान। अगर हम लोगों को लक्षद्वीप जाना है तो यहां से पास पड़ेगा या यहां से पास पड़ेगा, आप खुद बताइए। ऑब्वियसली पश्चिमी तटीय मैदान से ही पास पड़ेगा ना। तो आंसर क्या होगा इसका कि भाई पश्चिमी तटीय मैदान से होकर जाएगा, क्योंकि ये तटीय मैदान हम लोगों को क्या पड़ेगा, पास पड़ेगा। बस यही बात है तो लिखनी है। व्यक्ति पश्चिमी तटीय मैदान से होकर जाएगा क्योंकि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, और जो कि इस तट से सबसे कम दूरी पर स्थित है, इसलिए लक्षद्वीप तक पहुंचने में कम समय लगेगा। कितना आसान क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था। अब क्या पूछा है कि भारत में ठंडा मरुस्थल कहां स्थित है, इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियों के नाम बताएं। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत मरुस्थल, पहली बात आप लोग ये बता दीजिए कि मरुस्थल बनने के लिए कौन कौन सी आदर्श स्थिति है। वीडियो पॉज करिए और मुझे ये बात बताइए कि मरुस्थल के लिए कौन कौन सी स्थिति प्रासंगिक होनी चाहिए, कौन सी स्थिति फुलफिल होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने मरुस्थल वाला वीडियो अच्छे से देखा है तो ही आप इसका आंसर दे पाएंगे, अगर नहीं पता है तो फिर गड़बड़ काम है। तो मरुस्थल मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां पर बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती है। क्या बोला था? जहां पर बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती है वहां पर मरुस्थल बन जाते हैं। तो मरुस्थल के लिए तो ऑब्वियसली बारिश कम होना ही चाहिए। तो हम लोग इंडिया में जो है दो मरुस्थल देखने को मिलते हैं, एक
वार्म डेजर्ट या गर्म मरुस्थल, और एक होता है ठंडा मरुस्थल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पर गर्म डेजर्ट या वार्म डेजर्ट जो है, गर्म मरुस्थल की बात नहीं चल रही, यहाँ पर बात चल रही है ठंडा मरुस्थल। तो हम लोग को ये पता है कि भारत में जो ठंडा मरुस्थल स्थित है वो जम्मू कश्मीर, जो हम लोगों का जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो एक नया केंद्र शासित प्रदेश हम लोगों ने बनाया हुआ है लद्दाख, वहां पर एक ठंडा मरुस्थल जो है वो स्थित है। और इस क्षेत्र में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित है भाई, हम लोगों को पता है काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल जैसी श्रेणियां जो है यहां पर हम लोगों को देखने को मिलती हैं। सारी पर्वत श्रेणियां हम लोगों ने पढ़ी हुई है, आप एक बार जाकर देखिए हिमालय पर्वतमाला, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। भारत में ठंडा मरुस्थल कश्मीर हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग में लद्दाख श्रेणी पर स्थित है, जो वृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है। इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल है। मैप पर लोकेट करिए कि ये सारी श्रेणियां कहां पर स्थित है, बहुत आसान है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो 30 शब्दों में आप लोगों को देना है कि पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं है। पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं है बताइए भाई। पूर्वी तटीय मैदान पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान पर जो नदियां हैं वो डेल्टा क्यों नहीं बनाती। पहली बात तो पश्चिमी तटीय मैदान की जो नदियां हैं वो क्या है, छोटी हैं, और छोटी होने के कारण ये नदियां डायरेक्ट क्या कर देती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं। ढाल बहुत तीव्र है, भारत के पश्चिमी भागों में बहने वाली नदियों की ढाल काफी तीव्र है, मतलब ढलान बहुत ज्यादा है। भाई कचरा इकट्ठा करने के लिए ढलान धीरे होनी चाहिए। आप एक डब्बा लीजिए, उस डब्बे में मिट्टी भर दीजिए और पानी भर दीजिए। आप बहुत तेजी से फेंकेंगे ना तो मिट्टी पूरी बह जाएगी, लेकिन आप धीरे धीरे फेंकेंगे तो पता चलेगा कि जमीन में क्या है, मिट्टी जमते जा रही है। तो यही तो अंतर है कि पूर्वी तटीय मैदान में क्या है ना, ढलान धीरे है तो वो कचरा इकट्ठा हो जाता है। कचरा इकट्ठा हो जा रहा है मतलब आकृति बन रही है। कौन सी आकृति, डेल्टा। लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान पर वो आकृति नहीं बनती क्योंकि ढाल क्या है, तीव्र है। इसीलिए ये नदियां अपने मुहाने पर अनेक भागों में न बहकर एक भाग में बहती हैं, अर्थात ये नदियां डेल्टा बनाकर डेल्टा के विपरीत जो स्थलाकृति है उस स्थलाकृति को बोलते हैं एस्चुरी, और हिंदी में इसको बोला जाता है ज्वार नदमुख। क्या बोलते हैं, ज्वार नदमुख। इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई भी डेल्टा नहीं है। बात समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोगों को 125 वर्ड्स 125 शब्दों में देना है। बहुत आसान है, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। भाई अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह हैं उनकी तुलना बताएं। कुछ कितने आसान है। देखिए बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह हम लोगों ने पढ़े थे, जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है, ज्वालामुखी, और वो वाले क्या हैं अरब सागर में, वो प्रवाल द्वीपों से बने हुए हैं। यही तो अंतर आप लोगों को बताना है। अक्षांशीय, देशांतरी, ये सब स्थिति बता दो। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अरब सागर के द्वीप समूह। इन द्वीप समूह में लगभग 36 द्वीप हैं। ठीक है, यहां पर कितने द्वीप हैं, लगभग 572। 36 द्वीपों में 11 पर क्या है, मानव अधिवास है। मतलब 36 के 36 पर ही इंसान नहीं रह रहे, सिर्फ 36 में से 11 द्वीप समूह ऐसे हैं जहां पर इंसान रह रहे हैं। इसी तरीके की स्थिति यहां पर होगी, लेकिन यहां पर द्वीप समूह जो संख्या जो है द्वीप समूह की वो कितनी है, 572। ये 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। द्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप समूह और दक्षिण में कन्नौर द्वीप समूह। मतलब अरब सागर के जो द्वीप समूह हैं उनको अपन 11 डिग्री चैनल द्वारा उत्तर और दक्षिण में डिवाइड कर सकते हैं। और वो उत्तर में कौन सा द्वीप आता है, अमीनो द्वीप समूह, और दक्षिण में कन्नौर द्वीप समूह हम लोगों को आता है। बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। और 10 डिग्री चैनल हम लोगों को पता ही है कि दो भागों में बांट देता है, उत्तरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। अरब सागर के जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में क्या है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय का निर्माण प्रवाल निक्षेप से हुआ है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अरब सागर में जो द्वीप समूह स्थित हैं उनका निर्माण प्रवाल निक्षेप से हुआ है। प्रवाल मतलब एक तरीके का जंतु जो अपने मुंह से चूना पत्थर का श्रावण करता है। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है जो असंगठित कंकड़, पत्थरों और गुलाश्मों से बने हुए हैं। ये मैं बता चुका हूं कि बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह स्थित है, कौन से द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से नहीं बने हैं। ये क्या है, समुद्र में जलमग्न पर्वत, मतलब पर्वतों की चोटी हम लोगों को दिखाई देती है, हम लोगों को लगता है द्वीप है। नहीं भैया, वो समुद्र का जो पर्वत का बेस है ना वो तो समुद्र में डूबा हुआ है, सिर्फ ऊपरी टिप या चोटी हम लोगों को दिखाई देती है। और ये असंगठित कंकड़, पत्थर और गुलाश्मों से बने हुए हैं। जो अरब सागर के द्वीप समूह उनके बारे में क्या खास बात है, मिनिकॉय इधर का जो है सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल लगभग 453 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है वहां पर
रिचे द्वीप समूह और लिबरेंथ द्वीप समूह यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह। देखिए बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता नहीं है, मतलब अगर हम लोग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के बीच अंतर देखेंगे ना तो ऐसा नहीं है, बहुत एक ही बात को बार बार घुमा फिराकर हम लोगों को अंतर, चूंकि 125 वर्ड में आंसर देना है तो वो बातें ताकि रिपीटिशन भी ना लगे और हम लोगों का आंसर भी बहुत अच्छा लगे, इसलिए मैंने यहां पर दी है। अब देखिए एक दो अंतर आप खुद से ऐड कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को अगर अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति याद है तो अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह है उनकी अक्षांशीय स्थिति लिख दी और बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह उनकी अक्षांशीय स्थिति लिख दी। जब लिख देंगे तो वो एक अंतर हो जाएगा। यदि कोई जनजाति वहां पर निवास कर रही है तो अरब सागर के द्वीप समूह में जो जनजाति निवास कर रही है उनका नाम यहां पर लिख दिया और बंगाल की खाड़ी में जो जनजाति निवास कर रही है उसका नाम यहां पर लिख दिया। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रैक्टिस से आती है। और दूसरी, जब आप रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो आप लोगों के पास बहुत ज्यादा अंतर जो है वो आ जाएंगे। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि नदी घाटी मैदान में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां कौन सी हैं, इनका विवरण जो है वो प्रस्तुत करें। कि नदी घाटी में हम लोगों को जो स्थलाकृतियां देखने को मिलती है हम लोगों को बतानी है कि नदी घाटी में कौन कौन सी स्थलाकृतियां आती हैं। लास्ट तो नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए उत्तर भारत का मैदान नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना, ये बात हम लोगों को पता है। देखिए पहले पूछ क्या रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि नदी घाटी मैदान, मैदान तो हम लोगों ने एक ही पढ़ा है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्पत्ति कैसे हुई है, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुई, ये बात हम लोगों को पता है। जब हम लोग जलोढ़ मैदान पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था भावर, तराई, बांगर, खादर, इस तरीके की कुछ स्थलाकृति हम लोगों ने देखी थी। डेल्टा तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था और ट्रिक के माध्यम से मैंने आप लोगों को बावर, खादर और तराई इन सभी को याद करने के बारे में बताया था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले वो वीडियो देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसमें ट्रिक के माध्यम से मैंने सारी स्थलाकृतियों का जिक्र वहां पर किया था। क्या लिखा हुआ है कि उत्तरी भारत का मैदान नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। नदी घाटी मैदान में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं? पहला है भावर। मैंने आप लोगों को बताया था जब नदी पहाड़ से उतरकर आती है ना तो अपने साथ बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर लाती है। वो पत्थर यहां पर क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। पत्थर जब यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं तो पानी जो है इन पत्थरों के नीचे से बहने लगता है, पानी गुम जाता है। गुमने को मैंने बोला था भूल जाता है, पानी ऊपर आना क्या हो जाता है? भूल जाता है। भूल भुलैया से मैंने आप लोगों को बताया था। और भूल भुलैया से ही आप लोगों को भा से भावर याद रखना है कि भावर एक स्थलाकृति बनती है। कैसी है ये स्थलाकृति? 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक चौड़ी पट्टी है। ये इतनी चौड़ाई में ये भावर जो है क्षेत्र फैला हुआ होता है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई होती है। हम लोगों ने बृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय की पढ़ी थी, मध्य पर्वत श्रृंखला और शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो सबसे नीचे की होती है वो हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। तो शिवालिक की गिरिपाद मतलब शिवालिक श्रृंखला के नीचे ही तुरंत भावर क्षेत्र शुरू हो जाता है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है और उसके पैरेलल ये जो है भावर क्षेत्र फैला हुआ है, बना हुआ होता है। तराई भावर के दक्षिण में तराई क्षेत्र स्थित है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर स्थित है। जैसे ही भावर क्षेत्र में आप देखिए पहाड़ी श्रृंखला से जो है बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर इकट्ठे हुए, उसके बाद पत्थर जो होते हैं ना वो छोटे छोटे होते जाते हैं। मैं सफाई से एक चित्र बना दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर जो पर्वतमाला हम लोगों ने बना दी, पर्वतमाला के पास यदि मोटे मोटे पत्थर होते हैं उनके नीचे से पानी बहने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भावर। जब पत्थरों का आकार छोटा हो जाता है और मिट्टी जैसा हो जाता है वहां पर पानी क्या होता है? ऊपर आ जाता है। यहाँ तो पानी नीचे था, यहाँ पर पानी ऊपर आ जाता है। इस क्षेत्र को बोला जाता है तराई। ऑब्वियसली यहाँ पर पत्थर बड़े बड़े हैं, मान लो भावर क्षेत्र में तो यहाँ पर पेड़ पौधे होंगे नहीं। तराई क्षेत्र में क्या होते हैं? थोड़ी दलदली क्षेत्र होता है और यहाँ पर हम लोगों को पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो भावर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भावर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस क्षेत्र में धरातल पर आ जाती हैं। यही बात, यहाँ से जो नदियां लुप्त हुई थी, गायब हुई थी, वो तराई क्षेत्र में प्रकट हो जाती हैं। और क्योंकि इनकी निश्चित वहिकाएं नहीं होती, यह क्षेत्र अनूप बन जाता है। अनूप मतलब दलदली क्षेत्र बन जाता है जिसे तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये दो हम लोगों ने पढ़ लिया। और कौन कौन सी हैं? एक होती है बांगर। वनस्पति भी तराई क्षेत्र में होती है, इसलिए वनस्पति रहती है तो वहां पर जानवर भी रहते हैं, तो वनस्पति और जानवर या प्राणियों का घर जो है वो तराई क्षेत्र बन जाता है। बांगर क्या है? ये पुराने जलोढ़ है। इसको मैंने याद करने की ट्रिक आप लोगों को बताई थी। बांगर आप लोगों को बांग से याद रखना है कि मुर्गा जो है बांग देता है, हम लोग को दूर से भी सुनाई दे जाता है। दूर से मतलब दूर वाली जो जलोढ़ रहेगी, पुरानी जो जलोढ़ रहेगी, उसको क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं बांगर क्षेत्र। यह मैदान पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। इस क्षेत्र में बाढ़ का
कम खतरा रहता है तथा यह मैदान कम उपजाऊ होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां पर बाढ़ का पानी फ्रीक्वेंटली बार बार आता है, हर साल आता है, उस क्षेत्र को खादर बोलते हैं। और जहां पर बाढ़ का पानी फ्रीक्वेंटली या बार बार नहीं आता और जो क्षेत्र दूर होता है उस क्षेत्र को बोला जाता है, जैसे नदी है मान लो बह रही है, यहां पर नदी का पानी नहीं पहुंच रहा है तो ये दूर वाला क्षेत्र बांगर कहलाएगा, यहां पर नदी का पानी पहुंच रहा है तो ये पास वाला क्षेत्र खादर कहलाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्लासिफिकेशन आप लोगों को बता दिया था कि बांगर क्षेत्र दूर वाला क्षेत्र होता है और खादर क्षेत्र नए जलोढ़ से निर्मित पास वाला क्षेत्र होता है। और यह क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होता है और अधिक उपजाऊ होता है। अधिक उपजाऊ क्यों? क्योंकि बाढ़ का पानी बार बार आएगा, बाढ़ का पानी बार बार आएगा तो अपने साथ नई मिट्टी लाएगा, नई मिट्टी लाएगा तो उपजाऊ मिट्टी लाएगा। और लास्ट जो स्थलाकृति है वो है डेल्टा। तो क्रम याद रखना है, सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है भावर, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर और लास्ट में जब नदी समुद्र से मिलने जाती है तो समुद्र से मिलते समय वो अपना जो मलबा, कचरा, मिट्टी, गाद जो लाती है वो समुद्र के किनारे इकट्ठा कर देती है और एक स्थलाकृति का निर्माण होता है। और उस स्थलाकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्या लिखा हुआ है? डेल्टा नदी के मुहाने पर, जहां नदी पानी से मिलती है उस क्षेत्र को हम मुहाना बोलते हैं, मुहाने पर उसके द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियां अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है, जिन्हें जैसे सुंदरबन और डेल्टा। जैसे सुंदरबन डेल्टा मैंने आप लोगों को बताया था, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। यहां से जो नदियां आती हैं अपने साथ जो कचरा इकट्ठा करती हैं वो यहां पर एकत्रित कर देती हैं और एक डेल्टा का निर्माण होता है और इस डेल्टा को हम लोग बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आसानी होगा। यदि आप बद्रीनाथ से सुंदरबन डेल्टा तक गंगा नदी के साथ साथ चलते हैं तो रास्ते में आपको कौन कौन सी स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में स्थित है, हम लोगों को पता है, वहां से आप सुंदरबन डेल्टा, देखो बद्रीनाथ मतलब यहाँ उत्तराखंड, वहां से आप सुंदरबन डेल्टा मतलब यहां तक जाते हैं तो कौन कौन सी स्थलाकृतियां, लैंड जो फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलता है, कौन कौन सी आकृतियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं, उन आकृतियों के नाम हम लोग को जो है यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसको कि बद्रीनाथ गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, बहुत अच्छे से हम लोगों को पता ही है। सुंदरबन डेल्टा बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन बता दिया कि बद्रीनाथ कहां पर है? गंगा किनारे स्थित है और जो सुंदरबन डेल्टा है वो बंगाल की खाड़ी और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित है। फिर हम लोगों ने क्या देखा? यदि हम बद्रीनाथ से सुंदरबन डेल्टा तक गंगा नदी के साथ साथ चलते हैं तो रास्ते में कौन कौन सी स्थलाकृतियां आएंगी? सबसे पहले गौर्ज आएंगे, वी आकार की घाटियां आएंगी, शिप्रिकाएं आएंगी और जलप्रपात हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ये सारी जो स्थलाकृतियां हैं ना, जब नदियां युवा अवस्था में होती हैं, लेकिन इंसानों की जैसे अवस्थाएं होती है ना, जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, उसी तरीके से नदियों की भी क्या है? अवस्थाएं होती हैं। कैसे? जैसे जब पहाड़ से नदियां उतरती हैं ना तो इनमें बहुत ज्यादा जोश होता है, बहुत मटक मटक के नदियां चलती हैं, बहुत मटक मटक के चलने के बाद अपने साथ बहुत सी स्थलाकृतियां, क्योंकि जोश बहुत ज्यादा होता है, ढाल बहुत तीव्र होता है, तो बहुत सी स्थलाकृतियां बनाती हैं। वो स्थलाकृतियां कौन सी होती हैं? गार्ज, वी आकार की घाटियां, शिप्रिकाएं। शिप्रिकाएं मतलब देखो गॉर्ज क्या होता है? पहली बात, पर्वतों के बीच में जब पानी बहता है तो उसको हम गॉर्ज बोलते हैं और उसका शेप जब वी हो जाता है तो उसको हम लोग वी आकार की घाटियां बोलते हैं। शिप्रिकाएं मतलब जब स्टेप्स में पानी बहता है, ऐसी स्टेप्स में जब पानी बहता है ना तो उसको हम लोग शिप्रिकाएं बोलते हैं। जलप्रपात यानी वाटरफॉल आप लोगों को पता ही है। तो ये सारी स्थलाकृतियां युवा अवस्था में बनती हैं। हम उन जगहों को भी देखते हैं जहां सहायक नदियां मुख्य नदी से मिलती हैं। हम लोगों को पता है ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर सहायक नदियां मुख्य नदी से, मतलब जैसे हम लोगों को पता है सहायक नदी, गंगा की कौन सी सहायक नदी है? गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? यमुना। तो कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर सहायक नदियां मुख्य नदी में मिलती हैं। इसके बाद कुछ समय बाद हम उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश करेंगे। यहां पर हमें अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां जैसे बालू रोधिका, विसर्प, गोखुर झीलें और गुम्फित नदियां जो है वो दिखाई देती हैं। बालू रोधिका मतलब, बालू मतलब रेत, रेत की रोधिका मतलब एक ऑब्स्टेकल देखने को मिलता है। फिर विसर्प मतलब नदियां इस तरीके से सर्पीले शेप में अगर बहती हैं ना तो उसको हम विसर्प बोलते हैं। गोखुर झीलें, देखिए गोखुर झील क्या होती है? जैसे नदियां बहुत ज्यादा मटक के चलती है ना, बहुत ज्यादा ऐसे मटक मटक के अगर नदियां चल रही हैं, मान लो ये बहुत ज्यादा मटक मटक के चल रही हैं, तो जब बहुत ज्यादा मटक में चलती है ना तो नदी को लगता है इतनी दूर घूम के जाने से अच्छा है मैं यहीं के यहीं इससे मिल जाती हूँ। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया कट ऑफ हो जाता है, ये वाला एरिया कट ऑफ हो जाता है और वो इस तरीके से कुछ दिखाई देने लगता है। इसको बोला जाता है गोखुर झील। गोखुर ऑक्सबो भी बोलते हैं, गोखुर को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सबो। ये गोखुर मतलब, गो मतलब क्या होता है? गोवंश। गोवंश मतलब जैसे गाय, बैल, इनके जो पैर होते हैं ना वो इस तरीके से, खुर जो होते हैं इस तरीके से होते हैं और यहाँ पर पानी भरा जाता है, तो इसके नाम पर ही गोखुर झील यहाँ पर नामकरण हुआ है।
तो ये लिखा हुआ है गुम्फित नदियां हम लोगों को दिखाई देती हैं। आखिरकार हम अपने गंतव्य धसाऊ और दलदली क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित सुंदरवन डेल्टा के रूप में जाना जाता है। ये स्थलाकृतियां हम लोगों को मिलती हैं। सबसे पहले युवावस्था वाली गॉर्ज, वी आकार की घाटियां, ये सब चीजें जलप्रपात हम लोगों को मिले। फिर हम लोगों को क्या मिला, बालू रोधिका, गोघुर झील, गुम्फित नदियां हम लोगों को मिली और उसके बाद हम लोगों को जो मिला वो मिला डेल्टा। तो जब हम बद्रीनाथ से सुंदरवन डेल्टा जाते हैं तो ये सारी स्थलाकृतियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं कि एनसीईआरटी में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस जो हैं आंसर के साथ मैंने जो आप लोगों को यहां पर समझाए हैं वो सब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए जो ज्योग्राफी से संबंधित है आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए इतने सारे बोर्ड्स, यहाँ पर जो बोर्ड्स हैं सीबीएसई बोर्ड्स, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में आप लोगों के लिए कोर्सेज देकर आया है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हमारी तरफ से चलाई जा रही है। आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के साथ जुड़ सकते हैं जिसमें कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल आते हैं। हमारा वेबसाइट, हमारी जो वेबसाइट है वो क्या है, www.magnetbrains.com। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। आप यहाँ पर जाकर किस तरीके से कोर्सेज आप लोगों को दिए गए हैं सिस्टमेटिकली आप एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप लोगों को ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।